रांची की वो उमस भरी शाम रोहन के लिए सिर्फ एक और दिन का अंत नहीं थी, बल्कि उसकी उम्मीदों के डूबते सूरज की गवाही दे रही थी। मेन रोड पर गाड़ियों के हॉर्न का शोर, रिक्शे वालों की चिल्लाहट और एल्बर्ट एक्का चौक की वो कभी ना थमने वाली भागदौड़, सब कुछ रोहन के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहा था। वो अपने ऑफिस की खिड़की पर माथा टिकाए खड़ा था। ऑफिस कहना शायद एक मजाक ही होगा। हरमू रोड पर एक पुरानी इमारत की दूसरी मंजिल पर एक छोटा सा कमरा, जिसके कोने में रखा टेबल पंखा हर रोटेशन के साथ एक अजीब सी चरमराती आवाज कर रहा था, मानो वो भी रोहन की तरह अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हो। टेबल पर रखे उसके लैपटॉप की स्क्रीन की रोशनी अंधेरे कमरे में एक भूतिया चमक बिखेर रही थी, और उस स्क्रीन पर खुला था उसका डैशबोर्ड, लाल रंग के आंकड़े, नीचे गिरता ग्राफ और बढ़ते हुए घाटे का सबूत। रोहन ने एक गहरी सांस ली, लेकिन हवा में भी सिर्फ धूल और हार की महक थी। वो 26 साल का था, लेकिन उसकी आंखों के नीचे पड़े काले घेरे और कंधों का झुकाव उसे किसी 50 साल के थके हुए इंसान जैसा दिखा रहा था। उसने सोचा था कि वो दुनिया बदल देगा, लेकिन आज उसे लग रहा था कि दुनिया ने उसे बदल दिया है, एक सपने देखने वाले नौजवान से एक डरे हुए, कर्ज में डूबे हुए इंसान में। रोहन की कहानी किसी भी आम भारतीय मध्यम वर्गीय लड़के जैसी ही थी, जो अपनी काबिलियत के दम पर कुछ बड़ा करना चाहता था। स्कूल में हमेशा अव्वल आने वाला, इंजीनियरिंग कॉलेज का गोल्ड मेडलिस्ट और फिर बैंगलोर की एक प्रतिष्ठित आईटी कंपनी की आरामदायक नौकरी, सब कुछ सेट था। लेकिन रोहन के अंदर एक आग थी, वही आग जो आजकल हर दूसरे युवा के दिल में जल रही है, अपना स्टार्टअप शुरू करने की आग। उसने अखबारों में पढ़ा था, सोशल मीडिया पर देखा था कि कैसे लड़के रातों रात यूनिकॉर्न बना रहे हैं। उसे लगा था कि सफलता का एक ही फॉर्मूला है, एक आइडिया लो जो पहले से चल रहा हो, उसमें थोड़ा तड़का लगाओ और मार्केट में कूद पड़ो। इसी सोच के साथ वो रांची वापस आया था। उसका आइडिया सिंपल था, रांची फास्ट, एक ऐसा ऐप जो किराने से लेकर दवाइयां और यहां तक कि प्लम्बर की सर्विस भी घर बैठे उपलब्ध कराएगा। उसे लगा था कि वो रांची के अमेज़न या स्विगी का लोकल वर्जन बन जाएगा। उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, दोस्तों से उधार लिया और यहां तक कि अपने पिता की रिटायरमेंट फंड का एक हिस्सा भी भावनात्मक दबाव डालकर मांग लिया। उसे पूरा यकीन था कि अगर मैं कड़ी मेहनत करूंगा तो सफलता झक मारकर पीछे आएगी। लेकिन आज ठीक 1.5 साल बाद वो यकीन कांच के टुकड़ों की तरह बिखर चुका था। रोहन अपनी कुर्सी पर आकर धम से बैठ गया। उसने अपना सर दोनों हाथों में पकड़ लिया। पिछले 6 महीनों से वो कंपटीशन के जिस चक्रव्यूह में फंसा था, उसने उसका खून चूस लिया था। जब उसने शुरू किया था तो उसे लगा था कि वो अकेला है, लेकिन देखते ही देखते रांची में 3 और ऐसे ही ऐप्स आ गए, और फिर शुरू हुई एक खूनी जंग, कीमतों की जंग। उसका प्रतिद्वंदी फास्ट रांची हर ऑर्डर पर 20 रुपए का डिस्काउंट दे रहा था। जवाब में लोहन ने 25 रुपए का डिस्काउंट दिया। फिर तीसरे कॉम्पिटिटर ने फ्री डिलीवरी का ऐलान कर दिया। ये एक ऐसी रेस थी जहां जीतने वाले को भी सिर्फ घाटा ही मिलना था। रोहन को याद आया कि बचपन से उसे यही सिखाया गया था कि कंपटीशन अच्छा होता है। स्कूल में मार्क्स के लिए कंपटीशन, कॉलेज में रैंक के लिए कंपटीशन, नौकरी के लिए इंटरव्यू का कंपटीशन। उसे लगा था कि बिजनेस भी एक जंग है, जहां आपको अपने दुश्मन को हराना होता है। लेकिन वो ये नहीं देख पा रहा था कि इस जंग में वो खुद को ही मार रहा था। हर एक ऑर्डर जो उसके ऐप पर आता, उसका जश्न मनाने के बजाय उसे डर लगता, क्योंकि हर ऑर्डर के साथ उसकी जेब से पैसा निकल रहा था। वो बस कैश बर्न कर रहा था, इस उम्मीद में कि शायद कल उसका कॉम्पिटिटर थक जाएगा और मैदान छोड़ देगा। लेकिन कोई मैदान छोड़ने को तैयार नहीं था। सब एक दूसरे की नकल कर रहे थे और सब एक साथ डूब रहे थे। रोहन ने लैपटॉप पर अपनी स्प्रेडशीट को स्क्रॉल किया। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट आसमान छू रही थी और कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू पाताल में थी। उसे पीटर थियल की किताब की वो बातें याद नहीं आ रही थीं जो कहती हैं कि प्रतिस्पर्धा पूंजीवाद की दुश्मन है। उसे तो बस अपने पिता का चेहरा याद आ रहा था। जब उसने पैसे मांगे थे तो पिताजी ने सिर्फ इतना कहा था, बेटा देख लो, ये मेहनत की कमाई है। रोहन ने तब बड़े गर्व से कहा था, पापा आप चिंता मत करो, मैं एक एम्पायर खड़ा कर दूंगा। एम्पायर? यहां तो 1 महीने का किराया देने के लाले पड़े थे। उसे महसूस हो रहा था कि वो एक चूहों की दौड़ का हिस्सा बन गया है। वो कुछ नया नहीं बना रहा था, वो बस वही कर रहा था जो बाकी सब कर रहे थे। वो एक से एन की तरफ जा रहा था, यानी जो चीज पहले से मौजूद है, बस उसकी एक और कॉपी तैयार करना। लेकिन उस वक्त उसे ये समझ नहीं आ रहा था। उसे बस अपनी थकान महसूस हो रही थी, एक ऐसी थकान जो नींद से दूर नहीं होती, क्योंकि ये शरीर की नहीं, आत्मा की थकान थी। बाहर बारिश शुरू हो गई थी। रांची की बारिश कभी सुकून देती थी, लेकिन आज वो रोहन को चुभ रही थी। उसका फोन बजा। ये उसके एक वेंडर का फोन था, जिसका भुगतान पिछले 15 दिनों से अटका हुआ था। रोहन ने फोन को साइलेंट कर दिया और उसे उल्टा करके मेज पर रख दिया।
वो किसी से बात करने की हालत में नहीं था। उसके अंदर का एंटरप्रेन्योर धीरे धीरे मर रहा था और उसकी जगह एक डरा हुआ, असुरक्षित इंसान ले रहा था। वो खुद से सवाल पूछने लगा, क्या कमी रह गई? मैंने तो 18-18 घंटे काम किया, मैंने तो अपनी पर्सनल लाइफ खत्म कर दी, ना दोस्तों से मिलता हूं, ना किसी फंक्शन में जाता हूं, फिर भी मैं हार क्यों रहा हूं? उसे लग रहा था कि शायद उसकी किस्मत ही खराब है। शायद वो उन लकी लोगों में से नहीं है जिनकी कहानियां वो टेक ब्लॉग्स पर पढ़ता है। वो ये नहीं समझ पा रहा था कि उसकी विफलता किस्मत की वजह से नहीं, बल्कि नकल की वजह से थी। वो एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा था जो लड़ने लायक ही नहीं थी। वो एक छोटी सी मार्केट के छोटे से हिस्से के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा रहा था, जहां कोई यूनिकनेस या राज नहीं था। अचानक ऑफिस की लाइट चली गई। रांची में पावर कट आम बात थी, लेकिन उस अंधेरे में रोहन को अपना भविष्य साफ दिखाई दिया, बिल्कुल उस कमरे की तरह अंधकारमय। इन्वर्टर की बीप बीप आवाज सन्नाटे को चीर रही थी। रोहन उठकर बालकनी में आ गया। नीचे सड़क पर लोग भीगते हुए अपने घरों की तरफ भाग रहे थे। उसने सोचा, ये सब लोग सब अपनी अपनी दौड़ में हैं और मैं बस एक भीड़ का हिस्सा हूं। उसने महसूस किया कि उसका स्टार्टअप रांची फास्ट सिर्फ एक कमोडिटी बनकर रह गया है। कोई भी ग्राहक उसके ऐप के प्रति वफादार नहीं था। अगर कल कोई और ऐप 5 रुपए ज्यादा डिस्काउंट दे दे तो उसके सारे यूजर्स वहां चले जाएंगे। उसका कोई अपना एकाधिकार, कोई ऐसी चीज नहीं थी जो सिर्फ वो कर सकता हो। वो बस एक सस्ता विकल्प बनने की कोशिश कर रहा था। और जैसा कि दुनिया का नियम है, जो चीज सबके पास होती है उसकी कद्र किसी को नहीं होती। उस रात रोहन घर नहीं गया। वो ऑफिस के फटे हुए सोफे पर ही लेट गया। छत को घूरते हुए उसकी आंखों से एक आंसू निकलकर कान के पास लुढ़क गया। ये आंसू दुख का कम और हताशा का ज्यादा था। उसे लग रहा था कि वो एक चक्रव्यूह में फंसा अभिमन्यु है, जिसे अंदर घुसना तो आता था, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता किसी ने नहीं बताया। उसके मन में रह रहकर एक ही ख्याल आ रहा था, क्या बस यही है जिंदगी? लड़ना, गिरना और फिर से उसी भीड़ में शामिल हो जाना। उसका दिल गवाही दे रहा था कि कुछ तो है जो वो मिस कर रहा है। कोई तो ऐसा नजरिया है, कोई तो ऐसा सच है जो उसे नहीं पता। लेकिन वो सच क्या है? वो सीक्रेट क्या है जो एक संघर्ष करती हुई कंपनी को एक महान साम्राज्य में बदल देता है? फिलहाल उसके पास कोई जवाब नहीं था। बस सन्नाटा था, इन्वर्टर की आवाज थी और एक गहरा, न खत्म होने वाला खालीपन। रोहन को उस वक्त पता नहीं था कि ये लो पॉइंट उसकी कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की नींव थी। उसे अभी ये नहीं पता था कि जिस प्रतिस्पर्धा को वो भगवान मानता आया था, वही असल में उसकी विफलता की जड़ है। और उसे ये भी नहीं पता था कि दुनिया को नकल करने वालों की नहीं, बल्कि कुछ नया रचने वालों की जरूरत है। वो उस रात सोया नहीं, बस अपनी किस्मत को कोसता रहा, ये अनजान रहते हुए कि उसकी असली यात्रा तो अब शुरू होने वाली है, शून्य से एक की यात्रा। अगली सुबह रांची में धुंध छाई हुई थी। रात भर की बारिश ने शहर को धो दिया था, लेकिन हवा में अभी भी एक भारीपन था, बिल्कुल रोहन के दिल की तरह। वो मोराबादी मैदान के पास एक पुरानी चाय की टपरी पर बैठा था। उसके हाथ में मिट्टी का कुल्हड़ था, जिससे उठती हुई भाप उसके चश्मे पर जम रही थी। वो वहां बैठा आते जाते लोगों को देख रहा था। मॉर्निंग वॉक करने वाले बुजुर्ग, स्कूल भागते बच्चे और सब्जी वाले जो अपनी रेहड़ियां सजा रहे थे। सब अपनी अपनी धुन में थे, सब एक तय रास्ते पर चल रहे थे। रोहन को लगा कि वो भी उन्हीं में से एक है, एक ऐसी मशीन का पुर्जा जो बस घूमती रहती है लेकिन कहीं पहुंचती नहीं। तभी उसकी पीठ पर एक भारी हाथ पड़ा। क्या बात है रोहन, आज चेहरा उतरा हुआ है और चाय ठंडी हो रही है? रोहन ने पलट कर देखा। वो प्रोफेसर सान्याल थे, रिटायर्ड फिजिक्स प्रोफेसर, जिनके पास डिग्रियों से ज्यादा तजुर्बा था और बातों में किताबों से ज्यादा गहराई। उनके बाल पूरी तरह सफेद थे, आंखों पर मोटे फ्रेम का चश्मा और कंधों पर एक पुराना कश्मीरी शॉल। वो अक्सर रोहन को यहां मिलते थे और उसकी स्टार्टअप की बातों को बड़े चाव से सुनते थे। लेकिन आज रोहन के पास सुनाने के लिए कोई ग्रोथ हैक या सक्सेस स्टोरी नहीं थी। कुछ नहीं सर, रोहन ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, बस बिजनेस का स्ट्रेस है। मार्केट बहुत टफ है। लगता है मैं जितना तेज दौड़ता हूं, मंजिल उतनी ही दूर होती जा रही है। प्रोफेसर सान्याल ने अपनी चाय का ऑर्डर दिया और रोहन के बगल में बेंच पर बैठ गए। उन्होंने गहरी नजरों से रोहन को देखा और कहा, दौड़ना, यही तो समस्या है। तुम दौड़ रहे हो क्योंकि बाकी सब दौड़ रहे हैं, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम दौड़ किस दिशा में रहे हो? रोहन ने झुंझलाते हुए कहा, सर दिशा साफ है, मुझे अपने कंपेटिटर्स को हराना है। वो डिस्काउंट दे रहे हैं, मुझे उनसे ज्यादा देना है। वो एक मोहल्ले में डिलीवर कर रहे हैं, मुझे पूरे शहर में करना है। ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है सर, डार्विन का नियम।
प्रोफेसर सान्याल जोर से हंसे। उनकी हंसी ने आसपास के कोहरे को जैसे चीर दिया। डार्विन, बिजनेस में? बेटा, तुम जीव विज्ञान बायोलॉजी को बिजनेस में मत लाओ। डार्विन का नियम कहता है कि जो सबसे अच्छा नकल करेगा और थोड़ा सा सुधरेगा वो बचेगा, लेकिन बिजनेस में जो सिर्फ नकल करता है वो मर जाता है। उन्होंने अपने शॉल को ठीक किया और थोड़ा झुककर एक राजदार आवाज में बोलना शुरू किया। रोहन, दुनिया की प्रगति दो तरह से होती है। एक है हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस, यानी एक से एन जाना। इसका मतलब है जो चीज पहले से मौजूद है उसकी कॉपी बनाना। जैसे अगर तुम्हारे पास एक टाइपराइटर है और तुम 100 टाइपराइटर बना लो। तुमने दुनिया को कुछ नया नहीं दिया, बस फैलाया है। इसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तुम अपनी आप के साथ यही कर रहे हो। स्वीटी है, अमेज़न है, और तुम बस एक और कॉपी बना रहे हो। रोहन चुपचाप सुन रहा था। ये बातें उसके इंजीनियर दिमाग को कुछ अजीब लग रही थीं, लेकिन सही भी। प्रोफेसर ने अपनी बात जारी रखी। दूसरी होती है वर्टिकल प्रोग्रेस, यानी 0 से 1 जाना। ये तब होता है जब तुम कुछ ऐसा बनाते हो जो आज तक किसी ने देखा ही नहीं। जब किसी ने टाइपराइटर को देखकर वर्ड प्रोसेसर बनाया तो वो 0 से 1 की छलांग थी। ये टेक्नोलॉजी है, ये जादू है, और असली दौलत, असली प्रभाव वहीं पैदा होता है। रोहन ने प्रतिवाद किया, लेकिन सर, कंपटीशन तो जरूरी है ना, उसी से तो हम बेहतर बनते हैं। प्रोफेसर सान्याल ने अपना कुल्हड़ नीचे रखा और रोहन की आंखों में देखा। ये वो झूठ है जो तुम्हें बचपन से सिखाया गया है। स्कूल में अच्छे मार्क्स के लिए कंपटीशन, फिर नौकरी के लिए। हमें लगता है कि बिजनेस एक ओलंपिक रेस है जहां तुम्हें दूसरों से तेज भागना है, लेकिन सच ये है रोहन, प्रतिस्पर्धा हारने वालों के लिए है। रोहन चौंक गया। हारने वालों के लिए? हाँ, सान्याल ने समझाया। जब तुम कंपटीशन करते हो तो तुम्हारा सारा ध्यान अपने विरोधी पर होता है, अपनी मंजिल पर नहीं। तुम उनके जैसा बनने की कोशिश में अपनी पहचान खो देते हो। सोचो, अगर तुम एक रेस्टोरेंट खोलते हो। रांची में हजारों रेस्टोरेंट हैं। तुम्हें ग्राहकों के लिए लड़ना होगा, अपने कर्मचारियों को कम पैसे देने होंगे और हर दिन मार्जिन बचाने की जंग लड़नी होगी। ये परफेक्ट कंपटीशन है और अर्थशास्त्रियों को ये बहुत पसंद है, लेकिन एक बिजनेसमैन के लिए ये नरक है। प्रोफेसर ने आसमान की तरफ इशारा किया जहां बादल अब छट रहे थे। लेकिन एक मोनोपोली को देखो। मैं उन गुंडों वाली मोनोपोली की बात नहीं कर रहा जो दूसरों को दबाते हैं। मैं उन कंपनियों की बात कर रहा हूं जो इतनी अच्छी हैं कि कोई उनका मुकाबला ही नहीं कर सकता। जैसे गूगल, वो सर्च इंजन में कंपटीशन नहीं करता, वो राज करता है। चूंकि उसे किसी से लड़ना नहीं पड़ता, उसके पास समय है, पैसा है और भविष्य के बारे में सोचने की आजादी है। सारे खुशहाल परिवार अलग होते हैं, लेकिन सारे खुशहाल बिजनेस एक जैसे होते हैं। वे सब मोनोपोली होते हैं क्योंकि वो कुछ ऐसा करते हैं जो कोई और नहीं कर सकता। और सारे दुखी बिजनेस एक जैसे होते हैं, वे कंपटीशन में फंसे होते हैं। रोहन के चेहरे के भाव बदलने लगे थे। उसकी आंखों में जो हताशा थी, उसकी जगह अब एक गहरे चिंतन ने ले ली थी। उसे समझ आ रहा था कि वो फास्ट रांची और रांची बास्केट से लड़ने में इतना व्यस्त था कि उसने कभी रुककर ये सोचा नहीं कि वो बना क्या रहा है। वो बस परफेक्ट कंपटीशन के नरक में जल रहा था। तो मैं क्या करूं सर? रोहन की आवाज में अब एक बच्चे जैसी जिज्ञासा थी। सब कुछ तो हो चुका है, किराने की डिलीवरी, कपड़े, टैक्सी, अब नया क्या बचा है? प्रोफेसर सान्याल मुस्कुराए। उन्होंने मेज पर पड़ी चीनी के कुछ दानों को अपनी उंगली से एक लकीर में सजाया। यही तो असली सवाल है। हम सोचते हैं कि दुनिया के सारे राज खुल चुके हैं, भूगोल के नक्शे बन चुके हैं, विज्ञान के नियम लिखे जा चुके हैं। हमें लगता है अब बस उन्हीं नियमों को दोहराना है। इसे कन्वेंशन कहते हैं, वो बातें जो सब मानते हैं। लेकिन एक महान बिजनेस बनाने के लिए तुम्हें एक राज ढूंढना होगा, एक ऐसा सच जो तुम्हारे सामने है लेकिन बाकी दुनिया उसे नहीं देख पा रही। राज? रोहन ने बुदबुदाया। हाँ, एक कॉन्ट्रेरियन सवाल पूछो खुद से, सान्याल ने कहा। ऐसा कौन सा जरूरी सच है जिससे बहुत कम लोग सहमत हैं? बिजनेस में इसका मतलब है, ऐसी कौन सी वैल्यूएबल कंपनी है जिसे कोई नहीं बना रहा? हर सही जवाब एक राज है। जैसे फेसबुक से पहले लोगों को लगता था कि सोशल नेटवर्क्स बेकार हैं या गुमनाम होने चाहिए, जकरबर्ग ने एक राज देखा। लोग अपनी असली पहचान के साथ ऑनलाइन आना चाहते थे। उसने वो देखा जो बाकी नहीं देख पाए। हवा अब थोड़ी गर्म हो गई थी। सूरज की किरणें बादलों को चीरकर चाय की टपरी पर पड़ रही थीं। रोहन को लगा जैसे उसके दिमाग में भी कोहरा छट रहा है। सान्याल ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, तुम 1 से N की लड़ाई लड़ रहे हो रोहन। तुम भीड़ का हिस्सा हो। अगर तुम्हें जीतना है तो भीड़ से निकलो। कुछ ऐसा ढूंढो जो छोटा हो, इतना छोटा कि उस पर तुम्हारा राज हो सके, और फिर वहां से अपनी दुनिया बड़ी करो। नकल मत करो, रचना करो।
0 से 1 की छलांग लगाओ। प्रोफेसर उठ खड़े हुए। सोचना इस पर, जवाब तुम्हारे आसपास ही है, बस तुम्हें देखने का नजरिया बदलना होगा। वो अपनी शॉल लपेटते हुए भीड़ में ओझल हो गए, लेकिन रोहन वहीं बैठा रहा। उसकी चाय ठंडी हो चुकी थी, लेकिन उसके अंदर एक नई आग सुलग रही थी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसकी विफलता उसकी मेहनत की कमी नहीं, बल्कि उसकी नजरिया की कमी थी। वो गलत पहाड़ पर चढ़ रहा था। उसे समझ आ गया था कि उसे अब कंपटीशन नहीं करना, उसे क्रिएशन करना है। उसे एक ऐसा राज ढूंढना है जो रांची की गलियों में छुपा है, जिसे कोई अमेज़न या फ्लिपकार्ट नहीं देख पा रहा। रोहन ने अपनी डायरी निकाली। उसने उस पन्ने को फाड़ दिया जिस पर उसने अपने कंपेटिटर्स की लिस्ट बनाई थी। एक नए कोरे पन्ने पर उसने सिर्फ एक सवाल लिखा, वो कौन सी चीज है जो कोई नहीं कर रहा पर जिसे किया जाना चाहिए। बाहर का मौसम अब साफ हो चुका था। रोहन के चेहरे पर एक नई चमक थी, उम्मीद की चमक, और एक ऐसे इंसान का आत्मविश्वास जो अब भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, बल्कि अपनी खुद की राह बनाना चाहता था। अगले कुछ दिन रोहन के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं थे। प्रोफेसर सान्याल के साथ हुई उस चाय पर चर्चा ने उसके दिमाग के तार तो खोल दिए थे, लेकिन असल जिंदगी की उलझनों को सुलझाना इतना आसान नहीं था। किताबों में पढ़ना कि एकाधिकार यानी मोनोपोली अच्छा है और उसे एक डूबते हुए स्टार्टअप में लागू करना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। रोहन अपने ऑफिस वापस लौटा तो उसके अंदर एक नया जोश था, लेकिन उसके सामने वही पुरानी समस्याएं मुंह बाय खड़ी थीं। उसका इनबॉक्स ग्राहकों की शिकायतों से भरा था, वेंडर्स के तकादे आ रहे थे और उसका को-फाउंडर सह संस्थापक सुमित अभी भी उसी पुरानी रणनीति पर काम कर रहा था। रोहन ने महसूस किया कि बदलाव एक बटन दबाने जैसा नहीं है, ये एक युद्ध है और सबसे बड़ी लड़ाई उसे अपने ही पुराने विचारों से लड़नी थी। पहला दृश्य, निवेशक से टकराव, द क्लैश विद द इन्वेस्टर। सबसे पहली और बड़ी चुनौती आई मिस्टर खन्ना की तरफ से, जो रोहन के एंजल इन्वेस्टर थे। खन्ना जी एक पुराने जमाने के व्यापारी थे, जो बिजनेस को सिर्फ नंबरों से तौलते थे। वो रोहन के बॉस तो नहीं थे, लेकिन उनका पैसा लगा था, इसलिए उनकी आवाज ऑफिस में सबसे ऊंची होती थी। एक मीटिंग में खन्ना जी ने टेबल पर हाथ पटकते हुए कहा, रोहन, पिछले महीने हमारी ग्रोथ स्लो क्यों हो गई? फास्ट रांची हर दिन नए इलाके कवर कर रहा है और तुम हाथ पर हाथ धरे बैठे हो। हमें और डिस्काउंट देना होगा, हमें और सेल्समैन रखने होंगे। रोहन का पुराना स्वभाव होता तो वो डर जाता और तुरंत हाँ कह देता, लेकिन आज उसके दिमाग में पीटर थियल की वो बात गूंज रही थी, प्रतिस्पर्धा मुनाफे को खा जाती है, कॉम्पिटिशन डिस्ट्रॉयज प्रॉफिट्स। रोहन ने हिम्मत जुटाई और पहली बार खन्ना जी की आंखों में आंखें डालकर कहा, सर, हम गलत रेस दौड़ रहे हैं। अगर हम सिर्फ फास्ट रांची को हराने के लिए डिस्काउंट देंगे तो हम कभी प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। हमें इस खूनी सागर से निकलना होगा, हमें कुछ ऐसा करना होगा जो वो नहीं कर रहे। खन्ना जी का चेहरा लाल हो गया। तुम मुझे बिजनेस सिखाओगे? मैंने तब बिजनेस शुरू किया था जब तुम नैपी में थे। बिजनेस का मतलब ही कंपटीशन है, अगर तुम लड़ोगे नहीं तुम मर जाओगे। रोहन उस वक्त चुप हो गया। उसे लगा कि वो हार गया है। उसका आत्मविश्वास डगमगा गया। क्या प्रोफेसर सान्याल की बातें सिर्फ किताबी थी? क्या असल दुनिया में सिर्फ लड़ना ही सच है? मीटिंग के बाद वो बाथरूम में जाकर शीशे के सामने खड़ा हो गया। उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। वो अपनी बात को सही से रख नहीं पाया था। उसे याद आया कि एक स्टार्टअप में फाउंडेशन कितनी ज़रूरी होती है। अगर उसके और उसके इन्वेस्टर के विजन में ही मिसअलाइनमेंट है तो कंपनी कभी खड़ी नहीं हो सकती। उसने महसूस किया कि ये लड़ाई सिर्फ एक मीटिंग की नहीं, बल्कि मानसिकता की है। उसने खुद को समझाया, मुझे खन्ना जी को हराना नहीं है, उन्हें अपना विजन बेचना है। सेल्स का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं होता, अपना आइडिया बेचना भी होता है। दूसरा दृश्य, परिवार का संकट और निश्चितता की खोज, द फैमिली क्राइसिस एंड द सर्च फॉर डेफिनेटनेस। उसी हफ्ते रोहन के घर में एक भूचाल आ गया। उसके पिताजी को हल्का हार्ट अटैक आया था। अस्पताल के वेटिंग रूम में बैठा रोहन अपने हाथों को देख रहा था। उसके पास इलाज के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे, उसे दोस्तों से मांगना पड़ा था। उसकी माँ रो रही थी और कह रही थी, बेटा, कब तक चलेगा ये सब? कोई ढंग की नौकरी क्यों नहीं कर लेते? देखो, शर्मा जी का बेटा विदेश जा रहा है और तुम। ये पल रोहन के लिए टूटने की हद तक दर्दनाक था। उसका मन हुआ कि अभी इसी वक्त अपना स्टार्टअप बंद कर दे और कोई भी नौकरी पकड़ ले। वो एक लकीर के फकीर की तरह सोचने लगा था, जिसे पीटर थियल अनिश्चित आशावाद कहते हैं। रोहन सोचता था कि अगर मैं मेहनत करता रहूंगा तो भविष्य अपने आप बेहतर हो जाएगा। वो लॉटरी के टिकट की तरह सफलता का इंतजार कर रहा था। लेकिन उस ठंडे वेटिंग रूम में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो भविष्य को संयोग के भरोसे छोड़ रहा था। उसने याद किया कि आप लॉटरी का टिकट नहीं है,
उसे एक निश्चित भविष्य का निर्माण करना होगा, उसे प्लान करना होगा, न कि बस उम्मीद। उसने अपनी डायरी निकाली और आंसुओं को पोंछते हुए लिखना शुरू किया। ये कोई विश लिस्ट नहीं थी, बल्कि एक ठोस योजना थी। अगले 6 महीने में मैं अपनी कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाऊंगा, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। मैं उन सब चीजों को बंद कर दूंगा जो पैसा जला रही हैं। मैं अपने पिता का पैसा अगले 2 साल में ब्याज सहित लौटाऊंगा। उसने महसूस किया कि अब तक वो सब कुछ करने की कोशिश कर रहा था ताकि कुछ तो चल जाए, लेकिन अब उसे एक चीज पर फोकस करना था। उसे समझ आ गया था कि डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ रिस्क से बचने का बहाना है और एक एंटरप्रेन्योर के लिए यह घातक हो सकता है। उसे अपने जीवन के पोर्टफोलियो को नहीं, बल्कि अपने फोकस को संभालना था। तीसरा दृश्य, आलस का चक्रव्यूह और पावर लॉ। पिताजी के घर आने के बाद रोहन काम पर लौटा, लेकिन एक अजीब सी थकान उसे घेरे हुए थी। उसके सामने काम का पहाड़ था, सैकड़ों अनपढ़े ईमेल्स, ऐप में 50 बग्स, डिलीवरी बॉयज की हड़ताल की धमकी। वो सुबह से शाम तक बस इन छोटी छोटी आगों को बुझाने में लगा रहता। उसे लगता था कि वो बहुत काम कर रहा है, लेकिन असल में वो बस गोल गोल घूम रहा था। ये उसकी प्रोक्रेस्टिनेशन का एक रूप था, जरूरी काम से बचने के लिए खुद को फालतू कामों में व्यस्त रखना। एक रात जब वो एक्सेल शीट में डेटा एंट्री कर रहा था, उसे प्रोफेसर सान्याल की पावर लॉ वाली बात याद आई। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां वितरण असमान होता है। कुछ मुट्ठी भर चीजें बाकी सारी चीजों से ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। रोहन रुक गया। उसने अपने काम की लिस्ट देखी। उसमें 20 काम थे, लेकिन उनमें से कौन सा वो एक काम था जो उसकी कंपनी को 0 से 1 पर ले जा सकता था? क्या वो डिलीवरी बॉयज की शिकायत सुनना था? नहीं। क्या वो बग फिक्स करना था? शायद। या क्या वो एक ऐसी निश मार्केट ढूंढना था जहां उसका कोई कॉम्पिटिटर ना हो? हाँ, वही। रोहन ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपने लैपटॉप को बंद किया और एक कोरे कागज पर लिखा द वन थिंग। उसने तय किया कि वो अगले 1 हफ्ते तक ऑपरेशनल इश्यूज में नहीं उलझेगा। उसने अपने को-फाउंडर सुमित को सौंप दिया। भले ही सुमित नाराज था, रोहन ने अपना पूरा ध्यान एक सीक्रेट को खोजने में लगा दिया। उसने सोचा, रांची में ऐसी कौन सी समस्या है जिसे कोई नहीं सुलझा रहा? उसने देखा कि रांची के आसपास बहुत से ऑर्गेनिक किसान हैं जो अपनी उपज सही दाम पर नहीं बेच पा रहे, और दूसरी तरफ शहर के अमीर लोग जहर मुक्त सब्जियां ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें मिल नहीं रही। बिग बास्केट और रिलायंस फ्रेश मास मार्केट में थे, लेकिन कोई भी प्योर फार्म टू टेबल प्रीमियम सर्विस नहीं दे रहा था। ये एक छोटा मार्केट था, बहुत छोटा, शायद सिर्फ 500 परिवार। लेकिन अगर वो इन 500 परिवारों को जीत ले तो वो एक मोनोपोली बना सकता था। उसे अमेज़न नहीं बनना था, उसे रांची का सबसे भरोसेमंद ऑर्गेनिक पार्टनर बनना था। ये बदलाव आसान नहीं था। जब उसने अपनी टीम को बताया कि हम किराने का सामान बेचना बंद कर रहे हैं और सिर्फ प्रीमियम ऑर्गेनिक पर फोकस करेंगे, तो सब ने विरोध किया। हमारा रेवेन्यू गिर जाएगा, सुमित चिल्लाया। रोहन ने शांति से जवाब दिया, रेवेन्यू गिरेगा लेकिन प्रॉफिट बढ़ेगा, और सबसे जरूरी बात, हम भीड़ से अलग हो जाएंगे। उस रात जब रोहन घर लौटा तो उसके चेहरे पर एक अलग सुकून था। समस्याएं अभी भी थीं, पिता की दवाई, खन्ना जी का गुस्सा और बैंक का खाली अकाउंट, लेकिन अब उसके पास एक प्लान था। वो अब अंधेरे में तीर नहीं चला रहा था। वो अब समझ चुका था कि सफलता संयोग से नहीं मिलती, उसे डिजाइन किया जाता है। उसने महसूस किया कि इम्प्लीमेंटेशन का मतलब सिर्फ काम करना नहीं, बल्कि ना कहना सीखना है। उन हजारों रास्तों को ना कहना जो 1 से N की तरफ जाते हैं, ताकि वो उस एक रास्ते पर चल सके जो 0 से 1 की ओर जाता है। उसका संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि सही मायने में अब शुरू हुआ था, लेकिन इस बार दिशा सही थी। निष्कर्ष, एक नया नजरिया। प्रोफेसर के जाने के बाद रोहन देर तक वहीं बैठा रहा। शहर की बत्तियां जलने लगी थीं। वो डरा हुआ, थका हुआ लड़का नहीं था जो अपनी एक्सेल शीट में लाल रंग देखकर कांपता था। उसने महसूस किया कि जीवन अब भी परफेक्ट नहीं था। चुनौतियां अब भी थीं। कभी बारिश से फसल खराब होती, कभी कोई नई सरकारी नीति आ जाती, लेकिन अब उसके जीवन में मायने थे। उसे अब भीड़ का हिस्सा होने का डर नहीं था, क्योंकि उसे अपना सीक्रेट मिल गया था। उसने समझ लिया था कि दुनिया उसे जो भी सिखाती है, कंपटीशन करो, सेफ खेलो, दूसरों की कॉपी करो, वो सब एक झूठ है। रोहन ने मन ही मन खुद से कहा, मैं इंतजार नहीं करूंगा कि भविष्य मेरे साथ कुछ अच्छा करे। मैं खुद भविष्य का निर्माण करूंगा। मैं उस दुनिया का हिस्सा नहीं बनूंगा जो बचे खुचे टुकड़ों के लिए लड़ती है। मैं वो दुनिया बनाऊंगा जो आज मौजूद ही नहीं है।
ये एहसास ही उसका असली प्रॉफिट था। उसने अपनी पुरानी डायरी निकाली और उस पर लिखा, द फ्यूचर इज सिंगुलर, भविष्य अद्वितीय है।